हेलो एवरीवन। दोस्तों देखिए, अभी तक इस चैनल पे मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था। शॉर्ट्स में रेगुलरली अपलोड करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे, जो कि ग्लोबल करंट अवेयरनेस भी लोगों का काफी ज्यादा बढ़ाएगा और जो स्किल्स है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, उसको काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो शॉर्ट्स अपने जगह में रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगा कि इस चैनल को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाना है और इस एक स्टेप आगे में अब हम वीडियोस को अपलोड करना शुरू करेंगे। अब ये वीडियोस में देखिए, मैं कई सारे टॉपिक्स को डालने वाला हूं और ये जो टॉपिक्स होंगे ये किन को हेल्प करेंगे। फर्स्ट, एकेडमिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स में अगर आप 11th 12th पढ़ रहे हैं, कॉमर्स को बिलोंग करते हैं, या अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएमए या यूएस कोई भी यूएस की, यूके की कोई भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। एकेडमिक कैटेगरी में एक है। सेकेंड, ऐसे लोग जो एकेडमिक कैटेगरी में नहीं है लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है लेकिन उनको फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। काफी लोगों की इच्छा होती है कि कंपनीज के बारे में नॉलेज हो, उनको कंपनीज के बारे में अवेयरनेस मिले, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिले। तो हर जगह क्यों जाना, आपको यही चैनल में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये चैनल में मैं काफी कॉन्सेप्ट्स डालने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, और जो भी टॉपिक्स में आपको देखना है आप उन टॉपिक्स को कमेंट करके बता देना। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर दिया, वो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो आपसे हर किसी से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करना, जो डाउट्स होंगे पूछना, जो भी एरिया में अगर आपको नॉलेज गेन करना है, कोई करंट अफेयर रिलेटेड हो गया, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड हो गया, लॉ रिलेटेड हो गया, मैं कोशिश करूंगा उसमें वीडियो बनाऊं। सो दिस इज वन। तो यहां पर मेन बेनिफिट्स जो है देखिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स और एक हो गए हमारे एकेडमिक्स, इनके लिए हेल्पफुल है। साथ में ये टीचर्स को भी हेल्प करेगा। काफी टीचर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन अब उनको भी अपडेट होना पड़ता है, तो शायद उनको किसी एरिया में अगर नॉलेज नहीं होगा तो उनको भी हेल्पफुल होगा। फोर्थ एरिया, आपको अगर मान लीजिए मुझसे कनेक्ट होना है तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम में मुझे अपने नंबर वगैरह दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपसे कांटेक्ट करें, मैं आपसे बात करूं। और आने वाले दिनों में अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इवन आप हर हफ्ते हम एक लाइव सेशन शुरू कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है आप उस लाइव चैट में पूछिए, मैं जो है यूट्यूब में वीडियो को लाइव कर दूंगा। हम बस बात करते रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं बताते रहूंगा। एवरी वीक हम कनेक्ट कर सकते हैं, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी है। ठीक है, चलिए बहुत कुछ हो गया, अब आपको पता चल गया होगा। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं फाइनेंस से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंस, देखिए फाइनेंस में पर्सनल फाइनेंस होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, कई तरीके के फाइनेंस होते हैं। एट प्रेजेंट मैंने इस चैनल को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मुझे किस फाइनेंस में करना है, मैं सारी फाइनेंस से रिलेटेड बात करते रहूंगा, और जो प्लेलिस्ट है वो मैं सेपरेट बनाऊंगा। अगर आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड देखना है, कंपनी लॉ की देखिए। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में देखना है, पर्सनल फाइनेंस मिल जाएगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस का अलग से मिलेगा, फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज का अलग से मिलेगा, और जो शेयर मार्केट वगैरह होता है, हर एक का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहेगा, जिसको जो देखना है वहां देख सकता है। ठीक है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट। देखिए, इंडिया में जो है, इंडिया में लाखों कंपनीज है, लाखों कंपनीज जिसमें करोड़ों एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब इतने लाखों एम्प्लॉयज है, लाखों कंपनीज है, करोड़ों एम्प्लॉयज है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये भी कंपनीज के ऊपर तो डिपेंड करती है। गवर्नमेंट को आखिर ये रेवेन्यू कहां से मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा तभी तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अपनी पैसे लगा सकती है। करेक्ट। तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा जो कंपनीज है उनसे पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी इसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा कि जो इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको डेवलप करो। तो अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन उठता है, कुछ लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट जो है काफी सारे फ्रीबीज वगैरह दे देता है। कभी कभी फ्रीबी का हम टर्म यूज करते हैं। फ्रीबी का देखिए, एक बार तो टर्म एक हो जाता है कि जब आप इलेक्शन जीतने के लिए कुछ प्रोमिसेस कर दो और लोग जो अफोर्ड कर भी सकते हैं आप उनको फिर भी फ्री में दे दो। यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाता है, ये एक तरीके का फ्रीबी हो गया। सेकंड तरीका का ये होता है कि गवर्नमेंट्स जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है लेकिन उसे अपनी सत्ता बचाने के लिए उसे काफी बार जो है वो एक फ्रीबीज को ऑफर कर देता है, लेकिन उसका नेम डिस्गाइज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्कीम। तो यहाँ दोनों में काफी प्रॉब्लम हो जाता है। अब गवर्नमेंट जो है देखिए, अगर इन फ्रीबीज या वेलफेयर स्कीम्स जो कि डिस्गाइज्ड है लेकिन एक्चुअली वो है फ्रीबीज, अगर ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर न करे जो जरूरत नहीं है लोगों को, तो इतना फंड्स जो है कंपनीज, गवर्नमेंट जो है ये बचा सकती है और इन फंड्स का यूज किया जा सकता है अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट में। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज जब फ्रीबीज ऑफर करेंगे तो पैसे तो दे दिए उन लोगों ने, अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? तो यहां पर पैसे के लिए वो या तो कंपनीज के पास टैक्स करेंगे ज्यादा, या इंडिविजुअल से ज्यादा टैक्स किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब एक आपसे क्वेश्चन आएगा कि चलो यार ये टैक्स ज्यादा नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर टैक्स ज्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर आप ये फ्रीबीज वगैरह ऑफर नहीं करते तो आप थोड़ा कम टैक्स कर सकते थे इनको, या आप अपने टैक्स की बेस बढ़ा दो।
तो अगर आप इतने पैसे बचा लोगे तो उतनी फंड्स की शॉर्टेज तो होगी नहीं, गवर्नमेंट के पास डेफिसिट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि फंड्स की प्रॉपर चैनलाइजेशन हो सके हमारे कंट्री में। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट। ठीक है, इंडिया में जैसे मैंने बोला जितने भी लाखों सारे कंपनीज है, अब इन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए भी तो एक लॉ बनी हुई होती है। अब इन सारे कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ होती है इंडिया में, ये होती है कंपनी लॉ। अब देखिए कंपनी लॉ जो है ये एक ब्रॉडर टर्म होता है। लॉ के अंडर में ही आपका एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स, एक होता है नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स या हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट वगैरह होती है, ये सब होते हैं। एक्ट जो है देखिए इसमें मेन प्रोविजंस बता दिया जाता है, जैसे कि कंपनी क्या है, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, शेयर्स वगैरह को क्या होगा, उसी तरीके से इनकम टैक्स CSR क्या होता है, ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक हाई लेवल पे जो पूरी जो प्रोविजंस दी जाती है ये दी जाती है एक्ट में। लेकिन जो रूल्स होते हैं, रूल्स में काफ़ी डिटेल्ड में ये एनेबलमेंट दिया जाता है। आखिर आपने ठीक है एक्ट तो बना दिया, लेकिन अब इस एक्ट को एनेबल कैसे करना है, उसकी प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर दी जाती है रूल्स में। तो ये डिफरेंस होता है एक्ट और रूल्स में। उसी तरीके से डिपार्टमेंट्स जो है काफ़ी बार सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह इशू करते हैं, और बाद में जो हाई कोर्ट की जो ऑर्डर्स वगैरह होती है वो जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो भी आता है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। सिमिलरली जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ऑल इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है। तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होता है ये होता है कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन मेन होता है कंपनीज एक्ट। ये एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्ट को देखना पड़ेगा हमें। अब नो द क्वेश्चन इज, आखिर ये जो एक्ट है ये एक्ट का एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसका एक्सटेंशन किस किस को अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट, और इसकी रीच कितनी है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया की पूरी बाउंड्री आपको पता है। आप कश्मीर में बैठो, कन्याकुमारी में बैठो, सारे एंटायर इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो देखिए जितने भी कंपनीज है, कंपनीज जो है ये अपने आप तो आते नहीं है। कोई भी कंपनी जो है पहले लोग होते हैं, लोगों के पास आइडिया होता है। अब ये आइडिया आने के बाद ये लोग सोचेंगे हाँ हमें कंपनीज की फॉर्मेशन करनी है, तो ये कंपनी की जब फॉर्मेशन करेंगे तो ये जो पूरी जो प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, ये करने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है फाइनली जब ये इनकॉर्पोरेट करता है तो वहां पर कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब एक कंपनी एक लीगल एंटिटी सेपरेट बन जाती है तो जितने भी कंपनीज है उनके ऊपर ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखिए कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये तो 2014 में लाया गया था, इसे 1 अप्रैल 2014, और अलग अलग प्रोविजंस जो है अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके पहले भी कोई कंपनी लॉ हो तो जब नई लॉ होती है तो ये पुरानी लॉ को सुपरसीड कर जाती है। तो पहले जो कोई भी कंपनीज था, कोई भी कंपनीज एक्ट 1956 वगैरह, उसको ये कंपनीज एक्ट 2013 ने सुपरसीड कर दिया। तो इन सब के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा कंपनीज एक्ट 2013। जो भी कंपनीज है इंडिया में, भले वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हो या कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हो, तो उसके ऊपर आ जाएगा सेकंड। अब देखिए ये तो कंपनीज हो गए, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भैया देखो कुछ और तरीके के कंपनीज होते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, उनके ऊपर अलग अपनी खुद की लॉ लगती है, लाइक इंश्योरेंस एक्ट लग जाता है, IRDA 1999 लग जाता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लग जाता है, जो ऐसे कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस और जनरेट करने का काम करते हैं। उसी तरीके से आप बोलेंगे कि बैंकिंग कंपनीज होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वगैरह लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी दोनों में ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में उस लिमिट तक, उस एक्सटेंट तक लगेगा जब तक दोनों के बीच में जो प्रोविजंस है ये डिफरेंट नहीं है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके प्रोविजंस के बीच में तो उस समय जो रेस्पेक्टिव एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द थिंग। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, मान लीजिए पार्लियामेंट में, हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है वहां पर एक एक्ट को पास किया जाता है और उस पर्टिकुलर एक्ट में एक प्रोविजन होता है कि उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कंपनी का फॉर्मेशन होना जरूरी है, और उस एक्ट के चलते अगर कोई कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है। कोई स्पेशल एक्ट के अंतर अगर कोई कंपनी आती है तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है माय डियर फ्रेंड्स की थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। अभी हम जानते हैं कि बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में और जो कंपनीज एक्ट है इनके बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या उस समय क्या लॉ लगेगा।
लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या जो भी लॉ वगैरह बना, ड्राफ्टिंग वगैरह कर रहा है, तो इनको एक सप्लीमेंट निकालना चाहिए और पूरा लिस्ट दे देना चाहिए कि देखो भैया बैंकिंग के लिए इतने सारे ऐसे प्रोविजंस है जो अलग, जो कॉन्फ्लिक्ट करें कंपनीज एक्ट से। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के इतने सारे लॉज है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट से। इंश्योरेंस कंपनीज के इतने सारे लॉज है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट से, ताकि जो लर्नर होगा, जो रीडर होगा, जरूरी नहीं है हर किसी को लॉ का बैकग्राउंड हो, तो जो लॉ का बैकग्राउंड नहीं भी रखता उसको काफी क्लियरली पता चल जाएगा कि ये सर्टेन लॉज है जो कि कंपनीज एक्ट में इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एक बेटर क्लैरिटी होगा। तो ये एक्सप्रेसली मेंशन करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 जो है एप्लीकेबल हो जाता है। इतना तो आपको पता चल गया, बट नाउ क्वेश्चन टाइम। अब देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती इस चैनल की होगी कि मैं आपको सिर्फ लॉ बताऊंगा नहीं, मैं इवन आपको क्वेश्चंस दूंगा और वो क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में या इस यूट्यूब के, आप वीडियो देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में, जैसे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है 5 क्वेश्चन दिखेगा, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और पूरी क्वेश्चन पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। व्हाट डज सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्राइमरीली डील विद? आपको ऑप्शन बताना है जो सही है, आपको मैसेज करना है मुझे टेलीग्राम चैनल में। क्विज नंबर 2, which of the following is not one of the areas covered under section 1(4) of Companies Act 2013? इसका आपको जवाब देना है। थर्ड वन, what is the primary reason for different provisions of Companies Act 2013 coming into force on different dates? ये बताइएगा आप मुझे। फोर्थ वन, which of the following suggestions could be an improvement to section 1 of Companies Act 2013? अब देखिए आप अगर प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, जरूरी थोड़ी ना जो गवर्नमेंट ने बना दिया लॉ मतलब वो अच्छा ही है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स भी होना चाहिए। काफी बार ऐसे इंप्रूवमेंट्स नहीं होते, तो जब उनको फीडबैक मिलेगा इंप्रूवमेंट होगा। तो आपको जो लगता है इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आप डेफिनेटली अपने सजेशंस दीजिएगा। एंड फाइनली क्विज नंबर 5, what is the significance of extent of in section 1 of Companies Act 2013? ये हो गया। और ये सब क्विजेस का आपको रेस्पॉन्ड करना है और इसके बाद एक केस स्टडी दूंगा मैं जो आपके टेलीग्राम चैनल में रहेगा, उस केस स्टडी का भी आपको मुझे आंसर करना पड़ेगा। अभी के लिए माय डियर फ्रेंड्स बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।